Hello guys and welcome to the highlights of India versus New Zealand third टेस्ट मैच डे टू जो कि तीसरा दिन होता है मूविंग डे बट इस टेस्ट मैच में डे टू ही बन गया पूरी तरीके से मूविंग डे जहाँ ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत दी दिन की। लग रहा था टीम इंडिया 300 तक पहुंचेगा पर सिर्फ 28 रन की लीड ले पाया। उस 28 रन को बहुत ही जल्दी न्यूजीलैंड ने नलीफाई किया और अभी 143 की लीड लेकर के न्यूजीलैंड बैठा है। बट इनके बीच में छोटे छोटे इंटरवल में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जिसके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो हाईलाइट्स के साथ डिस्कशन भी करेंगे और आपको सारे मोमेंट्स शेयर करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्रूशल थे दोनों टीम्स के लिए। अगर उन्हें वो बाइन कर लिए होते तो अभी रिजल्ट आ चुका होता और कोई ना कोई एक टीम अभी इस मैच में आगे होती, जो कि अभी न्यूजीलैंड नज़र ज़रूर आ रही है। बट बहुत सारी चीज़ें जिनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब की हाईलाइट्स और एनालिसिस वीडियो का, जहां डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्या कुछ घटा इस पूरे दिन के खेल में। प्लेइंग 11 हमें याद है तो हम बढ़ते हैं फटाफट से आगे। देख लेते हैं दिन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दिन की शुरुआत हुई थी ऋषभ पंत और शुभमन गिल से। पहली बात, दोनों के लिए एक बार क्लैप कर दो और एक बार इनको अप्रिशिएट कर दो विद द वे दे आर प्लेइंग। क्यों? क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि आप यंगस्टर हैं टीम में और आप पूरी टीम का भार संभाल के चल रहे हैं। हमें पता है रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म है, विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है, बट शुभमन गिल और ऋषभ पंत इन दोनों ने अपने ऊपर दारोमदार रखा। अच्छी पारी खेली, ऋषभ पंत ने अच्छे 60 रन बनाए, शुभमन गिल ने वेल डिजर्व सेंचुरी मिस की 90 पे, ये भी आउट हुए। अब लगता है नर्वस 90 के शिकार हो चुके हैं शुभमन गिल भी। बट पहली पारी में उन्होंने स्कोर किया, ये देख करके भी खुशी होती है क्योंकि पहली पारी में इनका एवरेज कम है, सेकेंड इनिंग में ज़्यादा रन बनाते हैं। तो बट पहला घंटा जो खेला ना इंडिया ने, वहाँ पूरी तरीके से पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिला था और वहाँ से क्लियर कर दिया था कि ना एजाज पटेल को सेटल होने देंगे ना ग्लेन फिलिप्स को सपोर्ट करेंगे। इनकी तो धुनाई कर देंगे पूरी तरीके से और रचिन रविंद्र तुम्हें लाना है तो लाओ, पेसर्स को तो तुम ला ही नहीं पाओगे, इतनी पिटाई करेंगे। तो यहाँ तक बहुत अच्छा माइंडसेट था टीम इंडिया का और एक बार 50 रन की पार्टनरशिप हो गई, 91 रन की पार्टनरशिप हो गई। तो इंडिया थोड़ी सेटल नजर आ रही थी, लग रहा था ये टेस्ट मैच हमारी तरफ झुकने लग गया है थोड़ा बहुत। बट उसके बाद एक ऐसा डिसमिसल जहाँ पे इश सोडी आते हैं और बहुत अच्छी बॉल डाल के जाते हैं, बट उसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ होती है। दोनों अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हैं और दोनों प्लेयरों को एक एक जीवन दान मिलता है। पहला मिलता है शुभमन गिल को जो कि कूद के आगे निकलते हैं, छक्का मारने जाते हैं, एकदम टॉप पेज लग के बॉल खड़ी हो जाती है, मार्क चैंपमैन पूरी तरीके से बॉल के नीचे आ जाते हैं और जब कैच लेने जाते हैं तो छटक जाती है। तो ग्राउंड बहुत कवर किया था उनने, बट जब वो तेज़ी से भाग के गए और जब छाँव में फील्डिंग कर रहे थे, धूप में गए, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ, जल्दी बॉल के नीचे पहुंच गए थे, सेटल नहीं हो पाए थे। काफ़ी लो कैच लेने गए और उनसे वो कैच ड्रॉप हुआ था शुभमन गिल का। उसके बाद ऋषभ पंत की बारी थी, ऋषभ पंत भी आगे कूद के भागे, सीधा लॉन्ग ऑफ की तरफ मार रहे थे, फ्लैट शॉट मारा था और मैट हेनरी ऐसे कैच करने गए, फिर ये करने गए, उतने में चेस्ट पे बॉल लगी और बॉल गिर गई। दोनों को जीवन दान मिला और लग रहा था कि इन दोनों प्लेयरों का ये दिन हो सकता है। बट फटाफट से ग्लेन फिलिप्स और एजाज पटेल को निकाला एक्शन से और इस सोडी को लेकर के आ गए यहाँ पे टॉम लेथम, जो कि बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला क्योंकि पूरी तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाज सेटल नजर आ रहे थे और लग रहा था कि 300 350 का एम बन चुका है। काम हेडेड लग रहे थे दोनों प्लेयर्स, लग रहा था बड़ा स्कोर बनेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, वो बहुत टर्न हुई बॉल और ऑफ स्पिन बहुत ज़्यादा तेज़ थी, वो इस थोड़ी की लेग स्पिन है, वो बहुत ज़्यादा लेग स्पिन हुई थी और पंत पूरी तरीके से उससे एक बॉल पहले चौका मार चुके थे और उनने सोचा था इस बॉल को सिंगल के लिए खेलूंगा। तो सिंगल को लेने के लिए वो पूरी तरीके से बैकफुट पे गए, बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन हुई और अंपायर ने आउट दे दिया। अंपायर ने आउट दे दिया तो क्या हो गया, आप चाहे कितना भी डीआरएस ले लो, बॉल विकेट पे लगेगी तो अंपायर्स कॉल हो जाएगा। तो एक डिसीजन अगर हमारे फेवर में चला गया होता तो ये टेस्ट मैच की रूपरेखा बदल चुकी होती, बट ऐसा नहीं हुआ, अंपायर ने आउट दिया था। तो डीआरएस तो वेस्ट नहीं हुआ बट ऋषभ पंत की एक वैल्यूएबल पारी का अंत हुआ और उसके बाद पूरी नजरें थी शुभमन गिल पे क्योंकि पूरी तरीके से सेटल हो चुके थे और एक मैसेज आ चुका था डगआउट से, हेड कोच गौतम गंभीर से, कि हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बना करके रखेंगे क्योंकि उनने रविंद्र जाडेजा को भेज दिया पंत के आउट होते ही, तो सरफराज को थोड़ा रोक के रखा। तो फिर जाडेजा आए, जाडेजा 10 रन पे बहुत अच्छा खेल रहे थे, लंच तक इन दोनों ने टीम को संभाल लिया। बट उसके बाद जैसे ही लंच खत्म हुआ, उसके बाद टीम इंडिया पूरी तरीके से धराशायी होती हुई नजर आई, जहाँ पहला विकेट गिरा रविंद्र जाडेजा का, एच लगा कीपर में, स्लिप में कैच हुए थे डेरिल मिचेल के हाथ। फिर आए सरफराज, सरफराज फिर से जीरो पे आउट हुए। यहाँ पे मुझे दो पॉइंट बहुत बड़े डिस्कस करने हैं। पहला जो कि बहुत वैलिड पॉइंट है, 150 के आसपास का एवरेज है सरफराज का फर्स्ट क्लास में इन दिस वेन्यू, मुंबई के वानखेड़े वेन्यू पे, और इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया गया। वो प्रेफर करते हैं 5 या 6 नंबर पे बैटिंग करना, उनको 8 नंबर पे बैटिंग दी गई। तो पहला सेटबैक ये था कि जो प्लेयर अभी नया नया टीम में आया है, आप उसको इतना रीशफल करके नीचे लेकर के गए, एक प्लेस ऊपर जाने देते, जडेजा को बाद में आने देते तो ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। बट सरफराज का बैटिंग ऑर्डर इतनी जल्दी बदल दिया, जो कि एक गलत पॉइंट था। पहला ये वैलिड पॉइंट। और दूसरा, मैं बार बार बोलता हूँ, फॉर्म आती जाती रहेगी बट क्लास हमेशा परमानेंट होती है। तो केएल राहुल को रिप्लेस किया है सरफराज ने, तो उनको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। अब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ चुका है उन पे। एक 150 की पारी के बाद से लगातार सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हुए हैं, 2 बार जीरो पे आउट हो चुके हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि
जो सीनियर प्लेयर होता है ना उनको इसीलिए इतने मौके दिए जाते हैं क्योंकि उन्हें कंडीशंस और प्लेयरों के माइंडसेट, अपने भी प्लेयरों के माइंडसेट और ऑपोजिशन के भी माइंडसेट पता होते हैं। तो अगर बोलने को तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट केएल राहुल अगर होते, क्या पता अलग शॉट्स खेलते, उनके पास स्वीप अच्छी है, उनके पास लॉन्ग हिटिंग एबिलिटी है, वो टी20 मोड कभी भी ऑन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव है। बट मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, बट ये दो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा रेज हो रहे थे। एक, बैटिंग ऑर्डर चेंज करना सरफराज का, जिसकी वजह से वो जीरो पे आउट हुए। शॉट सिलेक्शन भी गलत था, बैकफुट पे अच्छा गए थे बट वो ग्लव लग गया, वहाँ पे वो कुछ कर नहीं सकते थे। और दूसरी चीज़, चैलेंज हो चुका है क्योंकि केएल राहुल को आपने बाहर बैठाया है सरफराज को मौके देने के लिए, और कितने मौके लगेंगे सरफराज को वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि वो आउट हुए, फिर अश्विन आए, अश्विन ने एक मस्त सा चौका मार के पहले तो स्कोर को लेवल किया था, फिर 4 की लीड दिलाई थी। बट ये एजाज पटेल भाई जब भी वानखेड़े में आते हैं वो लाल बॉल अपने साथ लेकर के जाते हैं। पिछली बार जब आए थे 10 विकेट लेकर के गए थे, 10 के 10 विकेट टीम इंडिया के ले गए थे, और वो लाल वाली बॉल, वो एसजी टेस्ट बॉल अपने साथ लेकर के गए थे। और इस बार भी ऐसा ही हुआ, 5 विकेट का हॉल लेकर के गए, टीम इंडिया को 263 पे किया पूरी तरीके से धराशायी। और टीम इंडिया जो कि सोच रही थी कि हम लीड 100 तक ही खींच सकते हैं, वो सिर्फ बन पाई 28 रन की। से हुआ इनिंग ब्रेक, जहां तुरंत से चेंज करके आना था फील्डिंग करने के लिए टीम इंडिया को और बल्लेबाजी के लिए टॉम लेथम की टीम को। टॉम लेथम की विकेट देखिए आप, और इसको बार बार सराहनीय जो बॉल डाली थी आकाशदीप सिंह ने, इन स्विंग हुई वो बॉल, टॉम लेथम का बैट आप देखिए एक एंगल से आया और तीनों विकेट धराशायी। तो टीम इंडिया को पहला विकेट 1 रन पे ही मिल गया था, और हमारा एम भी यही था कि जो 28 रन की लीड है वो बनाने में भी 1 से 2 विकेट अगर हम गिरा देते हैं न्यूजीलैंड के, तो हम थोड़ा पॉजिटिव एंड पे होंगे और रिजल्ट हम अपने फेवर में ला सकते हैं। हमें 1 विकेट बहुत जल्दी मिला, और 3 ओवर का स्पेल दिया गया था आकाशदीप सिंह को। सिराज अभी तक देखने को नहीं मिले थे, फिर दोनों तरफ से स्पिन लगा दी गई, पहले वॉशिंगटन सुंदर को लाया गया, फिर अश्विन को लाया गया, एंड देन रविंद्र जाडेजा को लाया गया। सबसे पहले काम किया वॉशिंगटन सुंदर ने, जिनने बहुत अच्छा आउटसाइड एज निकलवाया डेवन कॉनवे का, और स्लिप में खड़े थे अच्छी तरीके से सेकंड स्लिप में शुभमन गिल, जिनके हाथ में कैच गया, और हम सब जानते हैं कितने सेफ हैंड है शुभमन गिल के, वहाँ से उनका विकेट मिलता है। फिर आते हैं रविचंद्रन अश्विन, जिनने सफाया किया रचिन रविंद्र को, अच्छी फ्लाइट दी, रचिन रविंद्र ओवर स्टेप करके आए, छक्का मारने जा रहे थे, बट वो सामने से बॉल स्पिन हुई और एक बहुत अच्छा ग्लव वर्क देखने को मिला ऋषभ पंत से, और उनने वो स्टंपिंग करके निकाला रचिन रविंद्र का विकेट। उसके बाद मैच खुल चुका था, क्योंकि एक तरीके से विल यंग खेल रहे थे और खेल रहे थे डैरल मिचेल, ये दोनों ने बहुत तंग किया हमें, खासकर विल यंग ने पूरी टेस्ट सीरीज़ में 30+ का स्कोर बनाया, पिछले मैच में हाफ सेंचुरी बनाई, और इसमें भी लगभग अपनी 50 के पास पहुंच चुके थे। और वही डैरन मिचेल पूरी तरीके से सोच सके थे कि मैं तेज़ी से रन बनाऊंगा, वो अच्छा खेल भी रहे थे, बट अश्विन ने क्या कैच लिया वो जाडेजा की बॉल पे। जाडेजा ने एक 90+ की बॉल डाली किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इतनी तेज़ टर्न हुई कि बॉटम ऑफ द बैट लगा और वो बॉल सीधी खड़ी हो गई थी। अश्विन ने उल्टा भाग के वो कैच लिया, और आप वो याद रखो कि जब गिल का कैच आया था, वो मार्क चैंपमैन थे, वो विकेट कीपिंग बल्लेबाज हैं, फिट प्लेयर हैं, अंडर 30 के एज के प्लेयर हैं, वो भाग के बॉल के नीचे खड़े थे, उनसे कैच ड्रॉप हुआ था। बट हमारा 40 साल के यंग अश्विन ने जो उल्टा भाग के कैच लिया, वहाँ से मैच थोड़ा खुल गया, क्योंकि हमें था कि 100 के अंदर रोक सकते हैं उस टाइम तक। तो क्योंकि डैरल मिचेल आउट हुए तो बहुत सारी होप खुल जाती, क्योंकि उसके बाद टॉम ब्लेंडल, ग्लेन फिलिप्स रन नहीं बनाए थे उनने। तो एक ये बहुत अच्छी विंडो खुल गई थी हमारे पास जल्दी ऑल आउट करने की न्यूजीलैंड को, जो कि उसके बाद पूरा का पूरा था कि जल्दी आउट करो ताकि 100 120 मैक्सिमम रन हमें मिले चेस करने को चौथी पारी में, जो कि वैसे भी पहाड़ जैसा होने वाला है। बट ये विल यंग कहाँ मानने वाले थे, आए, एक और अर्धशतक लगा दिया, और ये बढ़ बढ़ के मार रहे थे, इनने भी बढ़ बढ़ के छक्के मारने शुरू किए थे। और ग्लेन फिलिप्स 3 छक्के उनने जो मारे वो अभी भी चुभ रहे हैं, क्योंकि उनने सिर्फ 14 गेंदों में 26 रन बनाए। और अगर आप वो 3 छक्के देखोगे ना, आपको लगेगा वो मैच के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही अच्छे छक्के थे, क्योंकि 18 रन बनाने में यहाँ पे टीमों को 10 ओवर लग जा रहे हैं, इतनी बॉल घूम रही है और इतना डेड डिफेंस हो रहा है, वहाँ पे उनने ये काम 3 गेंदों पे कर दिया था। बट रविचंद्रन अश्विन दी मास्टर माइंड लेकर के आए अपनी कैरम बॉल। उनकी खासियत क्या है, यहाँ पे नॉर्मल बॉल इतनी स्पिन हो रही है, उनकी कैरम बॉल एकदम कट के निकली, लग रहा था लेग स्पिनर ने बॉल डाली है। वो कैरम बॉल अंदर की तरफ आती है, लेग स्टंप पे पिच करती है, और पूरी ड्रिफ्ट होके जाती है ऑफ स्टंप पे, और पूरी तरीके से ग्लेन फिलिप्स खुल जाते हैं, वो वहाँ आउट होते हैं। और उसके बाद विल यंग का भी विकेट ऐसे ही गिरता है, सेम कैरम बॉल डालते हैं, और बैट थोड़ा बॉडी से दूर चला जाता है, और फ्लिक टाइप करने जाते हैं वो, और सीधा अश्विन के हाथ में कैच। उसके बाद एजाज पटेल और मैट हेनरी खेल रहे थे, और जहाँ पे अभी मैट हेनरी आउट हो चुके हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरी विकेट टीम इंडिया कितना जल्दी लेती है, क्योंकि आखिरी विकेट लेना चैलेंज नहीं है, चैलेंज ये है कि हमने 143 रन्स की लीड ऑलरेडी कंसीड कर दी है। अगर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ घटा है अभी तक इस टेस्ट मैच में, तो पहले बैटिंग करते हुए 235 बनाए थे न्यूजीलैंड ने, 263 बना दिए थे इंडिया ने, और अभी अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड बना चुका है 171 रन्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। तीसरी पारी में जाके इतने रन, तो चौथी पारी और भी चैलेंजिंग हो सकती है और हो जाएगी, जहाँ 143 चेज़ करने टीम इंडिया को। पहले दिन 14 विकेट गिरे थे, दूसरे दिन 15 विकेट गिरे हैं, जहाँ टीम इंडिया ऑल आउट हुई है, और न्यूजीलैंड लगभग ऑल आउट के कगार पे है इस टेस्ट मैच में। और बात करें
कि क्या कुछ कर सकती है टीम इंडिया। तो 3 बॉल बची हैं अभी जडेजा की, मिड ऑफ द ओवर 9वां विकेट गिरा और अंपायर्स ने एंड ऑफ द डे कॉल घोषित कर दिया था। अगर वो ओवर हो जाता तो हो सकता था न्यूजीलैंड ऑल आउट हो जाए। टीम इंडिया फ्रेशली कल ओपनिंग करने आए और बैटिंग करने आए दोनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन रोहित शर्मा जायसवाल, बट ऐसा नहीं हुआ। अंपायर्स ने वहीं एंड ऑफ द डे कॉल घोषित किया। तो कल आने वाले हैं विलो रूक बल्लेबाजी करने। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उनका विकेट कितनी जल्दी जाता है, क्योंकि आखिरी विकेट है। अगर 1-2 रन भी बनाएंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा, बट ये जब 150 के आगे जाएगा ना स्कोर, धक धक होगा। और टीम इंडिया यहाँ पे डबल सोच में फंसेगी। पहला, आप जीत को टाल नहीं सकते। ये 150 रन बनाने में अगर आपने 50 ओवर ले लिया, अगर आप न्यूजीलैंड को देखेंगे, न्यूजीलैंड को ये रन बनाने में 43.4 ओवर्स लगे हैं, मान लो नियरली 50 ओवर। तो अगर आपने 50 ओवर से ज़्यादा बैटिंग कर ली, मतलब आप ये टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल मोड है। सिर्फ 10 अच्छी बॉल डालनी है न्यूजीलैंड को आपको ऑल आउट करने के लिए। तो आप जितने ज़्यादा ओवर खेलोगे उतने ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हो जल्दी ऑल आउट होके मैच गंवाने के लिए। तो मैं तो ये प्रीफर करूँगा, जितने भी हमारे पास लेफ्ट हैंडर्स हैं, पहले यशस्वी जायसवाल, उसके बाद ऋषभ पंत, इन दोनों पे नजरें रहेंगी। और तीसरा, हमें एज अ फ्लोटर वाशिंगटन सुंदर को ऊपर लाना पड़ेगा इस मैच में। इन तीनों लेफ्ट हैंडर्स से जल्दी बैटिंग करवानी पड़ेगी और इन तीनों को टी20 खेलना पड़ेगा। बाकी रोहित शर्मा, विराट कोहली, सरफराज और ये सब खेल सकते हैं नॉर्मल बोर्ड, गिल भी नॉर्मल खेल सकते हैं, अगर वो चाहें तो मिक्स करके भी खेल सकते हैं। बट 3 प्लेयरों को हिटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, जिस हिसाब से हिटिंग की थी ग्लेन फिलिप्स ने, फिर कुछ देर बाद विल यंग ने जो हिटिंग की थी और डेरिल मिचेल ने की थी। क्योंकि अगर आप इन तीनों के रन देखें तो 143 में लगभग 100 रन यही 3 बना करके गए। तो हमें भी ऐसे इम्पैक्ट वाले प्लेयर चाहिए जो कि अपने सब कॉन्टिनेंट कंडीशन है यार और अच्छे से समझेंगे। स्वीप मारो, रिवर्स स्वीप मारो, आगे निकल के छक्का मारो, ऋषभ पंत एक हाथ से छक्का मारो, बट रन बनने चाहिए। अगर इन 3 प्लेयरों ने मिलकर 70 से 80 रन बना दिए तो बाकी के जितने भी रन होंगे वो अपने रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और सरफराज बना सकते हैं रुक के खेल के। और हमें एम करना होगा कि 35 से 40 ओवर के अंदर चेस करना, क्योंकि हम एक ओवर भी एक्स्ट्रा खेलेंगे तो मान के रखो 6 की 6 बॉल हमारे लिए एक डेंजरस बॉल हो सकती है, हम कभी भी आउट हो सकते हैं। तो कम से कम ओवर में चेस करने का एम करना होगा टीम इंडिया को और इस सीरीज़ को 2-1 से ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि दाव पे है हमारा WTC का फाइनल, जो कि हम डिज़र्व करते थे इस सीरीज़ में शुरू होने से पहले। बट 2 टेस्ट मैच हारने के बाद थोड़ा डामाडोल हो चुकी है सिचुएशन और हमें ऑस्ट्रेलिया में जाके 3-2 से मिनिमम सीरीज़ जीतनी है, या फिर अगर हमने 3-0 कर दिया, 2 टेस्ट मैच ड्रॉ भी कर दिए, तो डायरेक्ट एंट्री मिलेगी हमें फाइनल में, क्योंकि हमारा जो विन परसेंटेज है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बट वहाँ भी चैलेंज है, अगर ये टेस्ट मैच हम नहीं जीते ना तो ऑस्ट्रेलिया में 4-0 करना बहुत मुश्किल है, 4-1 भी करना मुश्किल है। तो अब हमें डिपेंड होना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका अपनी होम सीरीज़ हार जाए, श्रीलंका अपनी होम सीरीज़ हार जाए, न्यूजीलैंड की भी एक सीरीज़ है वो हार जाए, तब इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल हो सकता है, या फिर इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल हो सकता है। अगर न्यूजीलैंड अपने मैच जीतते हुए चला गया तो बहुत कुछ है दाव पे। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया के बल्लेबाज चौथी पारी में कैसे बल्लेबाजी करते हैं और लगभग 1060 दिन के बाद जो वानखेड़े में टेस्ट मैच हो रहा है, क्या इसको ऐतिहासिक टेस्ट मैच बना पाती है टीम इंडिया, क्योंकि इतना बड़ा रन चेस कभी नहीं किया है टीम इंडिया ने। जो अभी मैं इस जनरेशन की, इस डेकेड की बात करूं तो 2012 में इंडिया ने 58 का टारगेट चेस किया चौथी पारी में, ये तो बहुत आगे हमसे। और जो सबसे बड़ा रन चेज़ है वो 163 का है, जो कि 90s में वो बने थे, 1989 1979 के टाइम पे। तो बहुत साल हो गए हैं चौथी पारी में इतने रन चेज़ होना। और चौथी पारी में तो चलो चेज़ करना मुश्किल है, बट तीसरे दिन इतना स्पिन हो रहा है, ये तो 5वें दिन तक गया भी नहीं है पिच, तो और भी चैलेंजिंग सर्फेस है ये। तो यहाँ पे और एप्लीकेशन देखने को मिलेगी और टेस्ट होगा प्लेयरों का, और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या टीम इंडिया रिजल्ट अपने फेवर में ला सकती है। और जो हमने देखा था कि नियर टू इम्पॉसिबल थिंग, जो कि कानपुर में 2 दिन के टेस्ट मैच में हमने करके देखा था, क्या टीम इंडिया ये यहाँ पे भी करके दिखा सकती है कि नहीं। तो कैसी लगी हाइलाइट्स, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करके जरूर से बताइएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। ऐसी हाईलाइट लेकर के आऊँगा डे 3 के लिए। और जितनी भी बायलैटरल सीरीज चल रही है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, सब कुछ कवर करूंगा बैक टू बैक। तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।